नमस्कार, जय हिंद दोस्तों बिहार पुलिस मद्य निषेध। देखिए, आपका एग्जाम बहुत नजदीक है और उसको ध्यान में रखते हुए जो है आपका बहुत ही शानदार प्रैक्टिस सेट निकाला गया है। आप सभी को हम यहाँ बता दें, आप यहाँ पे देखेंगे तो ये जो आपका प्रैक्टिस सेट है जीके जीएस मस्ती यानी हमारे जो जगदेव सर है उन्हीं के द्वारा जो है निकाला गया है। बिहार पुलिस यहाँ आप देख सकते हैं सिपाही प्रैक्टिस सेट आपका है, जो कि मद्य निषेध कक्षपाल एवं चलन दस्ता, जो कि बहुत बेहतर इसमें जो है आपका डिस्कशन दिया गया है। इसमें जो है करीबन 16 प्रैक्टिस सेट दिया गया है। वॉल्यूम 1 आपका ये प्रैक्टिस सेट होने वाला है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम इंडेक्स की बात करते हैं तो आज हम देखने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 1 देखेंगे। अगर आपका सपोर्ट अच्छा रहता है तो हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि बहुत अधिक मेहनत लगता है और एक एक क्वेश्चन को हम जो है डिस्कशन के साथ देखने का प्रयास करेंगे। बस आप सब लोग से रिक्वेस्ट करेंगे, कम से कम आप सब लोग जो है इस वीडियो में जो है 1000 जो है आप लाइक पहुंचा दीजिएगा, क्योंकि बहुत अधिक आपको टाइम नहीं लगेगा 1000 लाइक करने में, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला हमारा प्रश्न क्या है इसको हम देख लेते हैं। देखिए, पहला प्रश्न आप देखेंगे तो यहाँ पर दिया गया है सूची 1 को सूची 2 में मिलान करके बताना है। सूची 1 को सूची 2 में मिलान करके बताना है, ठीक है। तो यहाँ देखिए, आपका मेहरगढ़ की बात करते हैं तो हो जाएगा पाकिस्तान हो जाएगा। कोल्डिहवा की बात करते हैं तो कोल्डिहवा हो जाएगा उत्तर प्रदेश में है। चिरांद की बात करते हैं, चिरांद हो जाएगा बिहार में। और लिखा गया है गुफक कराल की बात करते हैं तो ये आपको ये कश्मीर में देखने को मिलता है, ठीक है। देखिए, बात करते हैं कि मेहरगढ़ पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में स्थित, यहाँ से गेहूं और जौ के अवशेष मिले हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा सभी लोग, इसको भूलिएगा नहीं। और वही अगर हम बात करते हैं कोल्डिहवा, तो कोल्डिहवा जो है दोस्तों यहाँ पे उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद जिला में स्थित है और यहाँ से चावल और जानवरों की हड्डियां जो है प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट हमारा है कथन, मतलब दूसरा प्रश्न है, कथन ए है कि नवपाषाण काल के लोग कपड़े बुनने लगे थे। वही कारण आर की बात करते हैं तो नवपाषाण काल में कपास उपजाया जाने लगा था। तो नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। तो सही उत्तर का चयन करना है तो ऑप्शन नंबर देखेंगे, बताइए क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ए तथा आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही स्पष्टीकरण हो जाएगा, ठीक है। ए जो है इसका सही आंसर हो जाएगा दूसरे का। आगे बढ़ते हैं। हड़प्पा पुरा स्थल निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? बताइए इसका आंसर क्या होगा। हड़प्पा पुरा स्थल निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? तो ये आपको पाकिस्तान यानी पंजाब पाकिस्तान हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे जो है सी हो जाएगा। देखिए, लगभग 150 वर्ष पूर्व जब पंजाब में रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी तो इस काम में जुटे इंजीनियरों को अचानक हड़प्पा पुरा स्थल मिले, जो कि आधुनिक पाकिस्तान में है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कि धर्मपाल को ध्रुव यानी राष्ट्रकूट ने पराजित किया था। दूसरा है कि ध्रुव ने प्रतिहारों को भी पराजित किया है। अब यहाँ पे देखेंगे तो सत्य कथन पूछा गया है, सही हमारा कथन क्या है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे देखेंगे चौथे का, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। 1 और 2 जो है कथन सही उत्तर हो जाएगा। 1 और 2 कथन सही हो जाएगा। गांधी जी ने 1932 ईस्वी में उपवास प्रधानतया किस लिए किया था? यानी कहने का मतलब है कि गांधी जी ने 1932 में उपवास क्यों किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा, बताइए क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर सी होगा, रैमजे मैकडोनाल्ड के द्वारा लाए गए सांप्रदायिक अधिनिर्णय के कारण जो है इसका उत्तर हो जाएगा सी। और ये 1932 में आया था। इस अधिनिर्णय में दलित वर्गों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल का जो है प्रावधान किया गया था। महात्मा गांधी ने इसे भारतीय समाज की एकता के लिए घातक माना, क्योंकि गांधी जी का मत था कि इससे हिंदू समाज में अस्थायी विभाजन हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। अब यहाँ पे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 नंबर। अब यहाँ पे देखिए, सूची 1 को सूची 2 में मिलान करके बताना है, ठीक है। चलिए इसको मिलाते हैं अच्छे तरीके से। जैसे देखिए, जब भी मिलान करने वाला प्रश्न आता है आप वीडियो रोक करके खुद से मिला कीजिए। इससे क्या होता है कि आप पहले का आंसर बना लेते हैं, फिर आप आंसर देखते हैं तो आपको लंबे समय तक याद रहता है। जैसे फकीर विद्रोह की बात करते हैं तो हो जाएगा बंगाल से संबंधित है, ठीक है। और वही बात करते हैं कूका आंदोलन, तो ये हो जाएगा पंजाब से संबंधित है। मोपला विद्रोह की बात करते हैं तो केरल हो जाएगा। और खासी विद्रोह की बात करते हैं तो ये असम राज्य से संबंधित है, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 3 2 4। 1 3 2 4 जो है सही होगा। एक आपका हमेशा प्रश्न पूछता है रंपा विद्रोह, तो रंपा विद्रोह की बात करते हैं तो अरुणाचल प्रदेश में है। एक आपका प्रश्न पूछता है मुंडा विद्रोह, तो आपको हो जाएगा छोटा नागपुर पठार आपको जो है यहाँ पे देखने को मिलता है। एक आपका प्रश्न पूछता है संथाल विद्रोह, तो यह हो जाएगा बिहार झारखंड। एक आपका प्रश्न पूछता है कोल विद्रोह, तो छोटा नागपुर पठार हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सुभाष चंद्र बोस ने किस आंदोलन के बारे में कहा था कि जब भारतीयों का उत्साह चरम पर था तब आंदोलन वापसी की घोषणा राष्ट्रीय विपत्ति से कम नहीं थी? बताइए इसका आंसर क्या होगा।
बहुत ही बढ़िया प्रश्न है दोस्तों। इसका उत्तर हो जाएगा असहयोग आंदोलन जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 7 का ये होगा असहयोग आंदोलन। और ये हुआ कब था? तो ये असहयोग जो है आपका 1920 में हुआ था, ठीक है। और बात करते हैं कि चौरी चौरा की बात करते हैं, चौरी चौरा घटना 1922 में हुआ था, ये पॉइंट आप याद रखिएगा। आगे हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल की परिषद के विधायी एवं प्रशासनिक कार्यों को अलग कर दिया गया है? अलग कर दिया गया, बताइए इसका आंसर क्या होगा। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल की परिषद के विधायी एवं प्रशासनिक कार्यों को अलग कर दिया गया? बहुत बेहतर प्रश्न है दोस्तों। इसका उत्तर हो जाएगा 1853 ईस्वी का चार्टर अधिनियम। 1853 ईस्वी का चार्टर अधिनियम जो है इसका सही होगा। देखिए अब इसको समझिएगा, इस अधिनियम ने गवर्नर जनरल की परिषद के प्रशासनिक और विधायी कार्यों को अलग अलग कर दिया, जिससे विधायिका है ना, विधायिका का कार्य सरकार के एक अलग अंग के रूप में जो है स्थापित हुआ है। अगला है कि असहयोग आंदोलन के समय दी मदरलैंड नामक अखबार का प्रकाशन किसने जो है प्रारंभ किया था? तो दोस्तों ये किया गया था मजहरुल हक के द्वारा, ये किया गया था। इसका उत्तर हो जाएगा ए, ठीक है। इसके संस्थापक और संपादक की बात करते हैं, मौलाना मजहरुल हक माने जाते हैं, और जिसका जो प्रकाशन है असहयोग आंदोलन के दौरान किया गया था 1920-22 के दौरान। बिहार में होम रूल लीग की स्थापना कब किया गया था? देखिए बिहार में होम रूल लीग की बात करते हैं तो आपको पता है दिसंबर में किया गया था, जो कि 16 दिसंबर में 1916 में, 16 दिसंबर 1916 में। ऑप्शन नंबर यहाँ पे देखेंगे तो बी जो है इसका सही हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 10 का, ठीक है। अगला है कि विश्व का सबसे प्राचीन सभ्यता किसे माना जाता है? देखिए विश्व का सबसे प्राचीन सभ्यता की बात करते हैं, मेसोपोटामिया की सभ्यता मानी जाती है। इसका उत्तर हो जाएगा सी, ठीक है। यह टिग्रिस और यूफ्रेटिस नदियों के बीच स्थित क्षेत्र में विकसित हुआ है, जिसे उपजाऊ अर्धचंद्र भी कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा गया है कि हम्मुराबी संहिता किस सभ्यता से संबंधित है? लिखा गया है कि हम्मुराबी संहिता किस सभ्यता से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा 12 का ऑप्शन नंबर बी होगा, मेसोपोटामिया जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, मेसोपोटामिया। इसे बात करते हैं विश्व की सबसे प्राचीन लिखित कानून संहिताओं में से एक माना जाता है, ठीक है। और नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि अजंता गुफाओं का प्रमुख विषय क्या है? अजंता गुफाओं का प्रमुख विषय की बात कर लेते हैं तो इसका सही आंसर हो जाएगा बौद्ध धर्म जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, बौद्ध धर्म। अजंता गुफाएं मुख्यतः बौद्ध धर्म से संबंधित है, जिनमें भगवान बुद्ध के जीवन और जातक कथाओं का चित्रण जो है मिलता है। अगला प्रश्न है कि एलोरा गुफाएं किस विशेषता के लिए प्रसिद्ध है? एलोरा गुफाएं दोस्तों आपका एग्जाम देखिए बहुत नजदीक है, आपको करना क्या है, रिवीजन बहुत तगड़े तरीके से करना है। देखिए बात करते हैं लूसेंट का जो है मैंने फर्स्ट बैच स्टार्ट किया हुआ था, जो कि वो इंड हो चुका है। 95 का जो है मैंने होमवर्क सीरीज चलाया हुआ था, और उसमें जो है करीबन 95 पीडीएफ है। एक आपका हाईलाइट पीडीएफ है, एक आपका विदाउट हाईलाइट पीडीएफ है, ठीक है। और अगर आप 9500 क्वेश्चन पूरा देख लेते हैं और करंट अफेयर का जो मैंने एडिटोरिया का करंट अफेयर स्टार्ट किया था होमवर्क सीरीज, आप उसको जो है करीबन 32 या फिर 33 प्रैक्टिस सेट होगा, आप उसको जो है करंट अफेयर देख लेते हैं तो आपका बिहार पुलिस मद्य निषेध में स्कोर अधिक आने से कोई रोक नहीं पाएगा, इतना आप जान लीजिए। क्योंकि जो क्वेश्चन हम करवाए हैं बहुत तगड़ा करवाए हैं। अगर आपको उसकी अधिक जानकारी चाहिए तो देखिए 63 87 09 80 70 पे आप जो है व्हाट्सअप कीजिए कि सर हमको इसका पीडीएफ चाहिए, हमको डेमो दिखाइए। आपको पीडीएफ भेजा जाएगा, आपको जब सही लगेगा तभी आप पेड करके लीजिएगा, ठीक है। बहुत तगड़ा है, रिवीजन कर लीजिए, आपका अच्छा खासा जो है स्कोर आ जाएगा, ठीक है। तो इसका उत्तर हो जाएगा तीनों धर्मों का संगम होगा। क्या होगा आंसर? तीनों धर्मों का संगम जो है इसका सही हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यों में पंचायतों का चुनाव कराया जाता है? निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यों में पंचायतों का जो है चुनाव कराया जाता है? तो अनुच्छेद 243 का के हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 15 का ऑप्शन नंबर डी जो है सही उत्तर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखेंगे तो आपका डी भी दिया गया है 243 का डी। अब इसमें क्या है, पंचायतों में सीटों के आरक्षण यानी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिलाओं के लिए संबंधित है। अनुच्छेद 243 सी की बात करते हैं, पंचायतों की संरचना से संबंधित है, जिसमें बताया गया है कि पंचायतें किस प्रकार गठित होंगी और सदस्यों का चुनाव कैसे होगा। 243 के की बात करते हैं तो पंचायतों की अवधि से संबंधित है, जिसमें आमतौर पर 5 साल का कार्यकाल निर्धारित किया गया है। तीनों को याद रखिएगा, चारों ऑप्शन को।
मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? दोस्तों ये कितने वर्ष का होता है तो सभी को पता है, ये होता है 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो पहले पूरा हो जाए, है ना। इसका आंसर देखेंगे तो सी जो है सही आंसर हो जाएगा। और जो आपका निर्वाचन है कौन से भाग में है, तो भाग 15 में है, ये भी याद रखिएगा। किस संविधान संशोधन द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल यानी अनुच्छेद 352 के अधीन उद्घोषणा संपूर्ण भारत में या उसके किसी भाग में की जा सकती है? इसका उत्तर हो जाएगा, बताइए क्या होगा, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 44वां संविधान संशोधन 1978 हो जाएगा। ठीक है, बी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। और बात करते हैं दोस्तों हम कि जैसे 44वां संशोधन ने आपातकाल की प्रक्रिया को अधिक नियंत्रित और उत्तरदायी बनाया है। प्राक्कलन समिति संसद के किस सदन के सदस्यों से गठित की जाती है? तो लोकसभा के सदस्यों द्वारा हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा ए, लोकसभा के सदस्यों द्वारा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। इसका जो कार्यकाल होता है ये 1 वर्ष का होता है। प्राक्कलन समिति में देखेंगे तो 30 मेंबर होते हैं और ये सभी मेंबर जो है केवल लोकसभा से चुने जाते हैं। ठीक है, चलिए बिहार मानवाधिकार आयोग का गठन कब किया गया है? दोस्तों बिहार मानवाधिकार आयोग का गठन की बात करते हैं तो ये किया गया है 3 जनवरी 2000 में किया गया है, 3 जनवरी 2000 में किया गया है। ये पॉइंट आप याद रखिएगा। देखिए बात करते हैं कि आयोग का उद्देश्य राज्य में मानवाधिकारों की रक्षा, उल्लंघन की जांच और सिफारिशें देना है। और इस आयोग मतलब यह आयोग राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की तर्ज पर कार्य करता है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन कौन से भारत के राष्ट्रपतियों की मृत्यु पद पर रहते हुए हुई है? तो इसका उत्तर हो जाएगा, बताइए क्या होगा, सही उत्तर यानी सही विकल्प बताना है। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन हो जाएंगे और आपको हो जाएगा फखरुद्दीन अली अहमद। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी हो जाएगा। और इनका निधन देखेंगे तो 3 मई 1969 को हुआ है जाकिर हुसैन का। और क्या दिया गया है, फखरुद्दीन अली अहमद की बात करते हैं तो इनका जो है 77 में हुआ है, 77 में हुआ है। आगे बढ़ते हैं, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को चुनावों से संबंधित कानून बनाने का अधिकार देता है? तो इसका आंसर क्या होगा, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर देखेंगे तो डी होगा, 327 जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, अनुच्छेद 327। ठीक है, यह प्रावधान लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव पर लागू होता है। तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई क्या है? तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई की बात करते हैं तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रकाश वर्ष जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी होगा प्रकाश वर्ष। आपका स्कोर कितना भी आए, आपको अपना स्कोर जो है कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, और हाँ पीडीएफ के लिए जो है आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, चैनल दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, या फिर आप टेलीग्राम पे सर्च कर सकते हैं जीके विद सूरज। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 23 की बात करते हैं। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? यानी हमारा गलत आंसर क्या है? देखिए सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह की बात करते हैं बृहस्पति, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह की बात करते हैं बुध, ये भी आपका देखिए सही है। सौरमंडल का सर्वाधिक चमकीला ग्रह की बात करते हैं शुक्र, और शुक्र को जो है भोर का तारा या फिर सांझ का तारा भी बोलते हैं। ठीक है, सौरमंडल का मंदतम गति वाला जो ग्रह दिया गया है मंगल, ये देखिए आपका असत्य आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो डी हमारा जो है गलत उत्तर हो जाएगा। बृहस्पति सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह मैंने आपको बता ही दिया है। चलिए नेक्स्ट हमारा है कि भारत का क्षेत्रफल संसार के क्षेत्रफल का 2.4% है, परंतु इसकी अगर हम बात करते हैं तो संपूर्ण मानव जाति का 17% जो है जनसंख्या है। इसका आंसर जो है 24 का बी सही हो जाएगा। आगे हमारा प्रश्न है 25 नंबर है, निम्न में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश में यानी बांग्लादेश से नहीं मिलती है? बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मणिपुर से देखेंगे दोस्तों तो नहीं मिलती है। भारत के जिन राज्यों की सीमा बांग्लादेश से लगती है वो कौन कौन सा है? तो पश्चिम बंगाल है। ठीक है, पश्चिम बंगाल हो जाएगा, मतलब पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा मिजोरम है, और आपका पश्चिम बंगाल भी है। भारत का अपने पड़ोसी देशों के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा के विस्तार का आरोही क्रम क्या है? बताइए, भारत का अपने पड़ोसी देशों के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा के विस्तार का आरोही क्रम क्या है? तो नेपाल हो जाएगा, पाकिस्तान होगा, चीन होगा और आपका बांग्लादेश होगा। फिर से पढ़ते हैं, नेपाल, पाकिस्तान, चीन और बांग्लादेश। आप इसको याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं।
नेक्स्ट है, निम्नलिखित समूहों में से कौन सा पूर्व से पश्चिम की ओर पर्वत शिखरों का सही क्रम है। दोस्तों पर्वत शिखरों का सही क्रम कौन सा है? बहुत ही बेहतर प्रश्न है, बहुत तगड़ा प्रश्न है। देखिए यहाँ पे लिखा गया है पूरब से पश्चिम, तो कंचनजंगा होगा, एवरेस्ट होगा, अन्नपूर्णा होगा और धौलावीरा होगा। क्या होगा? कंचनजंगा, एवरेस्ट, अन्नपूर्णा और धौलागिरी लिखा गया है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा बी। निम्नलिखित में से कौन अक्साई चीन का भाग है? बताइए दोस्तों, अक्साई चीन का भाग कौन सा है? तो ये हो जाएगा लद्दाख पठार हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा डी, लद्दाख पठार जो है सही आंसर होगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन क्या है उसी को चुन करके बताइए। देखिए भारत में हिमालय केवल 5 राज्यों में फैला हुआ है, ये देखिए आपका असत्य आंसर हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, बात करते हैं हिमालय का विस्तार जो है जम्मू कश्मीर, लद्दाख सहित हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है। तो आप यहाँ पे देखेंगे तो ये असत्य उत्तर हो जाएगा। उसके बाद पश्चिमी घाट केवल 5 राज्यों में फैला हुआ है, ये भी देखिए आपका सत्य आंसर हो जाएगा। बात करते हैं पश्चिमी घाट का जो विस्तार है गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु, कुल 6 राज्य हो जाएगा। ठीक है, पुलिकट झील केवल 2 राज्यों में फैला हुआ है, ये देखिए आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, पुलिकट झील की बात करते हैं तो भारत की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील मानी जाती है, जो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु दोनों राज्यों में फैला हुआ है। तो ऑप्शन नंबर बी केवल तीसरा हमारा सही है। निम्नलिखित पर्वत श्रृंखलाओं में से कौन सी हिमालय पर्वत श्रेणी में अवस्थित है? बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो इसका उत्तर हो जाएगा जैसे आपका चो और हो जाएगा लहोत्से, तो इसका उत्तर हो जाएगा बी। 1 और 2 जो है इसका सही हो जाएगा। देखिए लहोत्से दुनिया का चौथा सबसे बड़ा जो है शिखर है और यह भी दूध और अन्य दुग्ध उत्पादों में वसा की मात्रा निर्धारित करने के लिए किया जाता है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है दोस्तों? तो इसका उत्तर हो जाएगा, बताइए क्या होगा? एक सेकेंड रुकिएगा। यहाँ पे लग रहा है इसका डिस्कशन कट गया है, रुकिए तो 31 नंबर है ना, तो ये हो जाएगा अनाईमुड़ी हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा? अनाईमुड़ी हो जाएगा, आप इसको याद रखिएगा, जिसका डिस्कशन कट गया है। नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य स्थित क्या है? नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य स्थित की बात कर लेते हैं तो ये हो जाएगा सतपुड़ा श्रेणी हो जाएगा दोस्तों। इसका उत्तर हो जाएगा बी, सतपुड़ा श्रेणी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि अर्थशास्त्र सीमित संसाधनों के उपयोग का अध्ययन करता है, अर्थशास्त्र। ठीक है, और दूसरा दिया गया है कि अर्थशास्त्र केवल धन से संबंधित है, अर्थशास्त्र मानव व्यवहार और विकल्पों का भी अध्ययन करता है। तो अब देखिए इसमें सही पूछा गया है 33 का, तो ऑप्शन नंबर बी होगा। 1 और 3 सही उत्तर हो जाएगा। क्या होगा? 1 और 3 जो है सही होगा। मांग का नियम किस संबंध को दर्शाता है? मांग का नियम, बताइए इसका आंसर क्या होगा मेरे भाई? देखिए मांग का नियम की बात करते हैं तो यह दर्शाता है कीमत और मांग में विपरीत संबंध को, कीमत और मांग में विपरीत संबंध को दर्शाता है। निम्न में से कौन सा कारक मांग को प्रभावित नहीं करता है? देखिए कितना तगड़ा प्रश्न है, ऐसे ही देखिए आपका प्रश्न परीक्षाओं में आता है। निम्न में से कौन सा कारक मांग को प्रभावित करता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा व्यक्ति की ऊंचाई होगा। ठीक है, इसका उत्तर हो जाएगा डी, व्यक्ति की ऊंचाई। माफ कीजिएगा, आपूर्ति का नियम क्या बताता है? इसका उत्तर हो जाएगा कीमत बढ़ने पर आपूर्ति बढ़ती है। क्या होगा आंसर? कीमत बढ़ने पर आपूर्ति बढ़ती है। नेक्स्ट प्रश्न है, संतुलन मूल्य क्या है? दोस्तों संतुलन मूल्य की बात करते हैं जहां मांग और आपूर्ति बराबर होती है, जहां मांग और आपूर्ति बराबर होती है। ऑप्शन नंबर यहां पे सी सही होगा। उत्पादन के कारकों में निम्न में से कौन शामिल नहीं है? उत्पादन के कारकों में निम्न में से कौन शामिल नहीं है? तो कर देखेंगे तो शामिल नहीं है, बाकी भूमि है, श्रम है और पूंजी भी इसमें आपका शामिल है। मानव पूंजी निर्माण से क्या अभिप्राय है? मानव पूंजी निर्माण से क्या अभिप्राय है? देखिए अभिप्राय के बारे में पूछ रहा है तो शिक्षा और स्वास्थ्य में निवेश करना, शिक्षा और स्वास्थ्य में निवेश करना। कथन यह है कि मतलब कार्य करने के लिए आवश्यक बल ढकेलने की तुलना में उठाने में अधिक होता है। वही कारण की बात करते हैं रोलिंग घर्षण स्लाइडिंग घर्षण से अधिक होता है। तो 40 का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी हो जाएगा। कथन सही है, कारण गलत हो जाएगा। कथन सही है, कारण गलत हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं।
देखिए अगला प्रश्न है, जब प्रकाश की तरंगें वायु से कांच में होकर गुजरती हैं तब कौन से परिवर्त्य जो है प्रभावित होगा? तो इसका उत्तर हो जाएगा केवल तरंगदैर्घ्य तथा वेग होगा, केवल तरंगदैर्घ्य तथा वेग। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ए जो है इसका सही आंसर होगा। दुग्ध उत्पादों में वसा की मात्रा मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग जो है किया जाता है? तो कौन सा यंत्र का जो है उपयोग होता है, यहाँ पर प्रयोग होता है? तो ब्यूटीरोमीटर होगा। क्या होगा? ब्यूटीरोमीटर जो है इसका सही आंसर हो जाएगा 42 का। ठीक है, तो आप इसको याद रखिएगा। अब यहाँ से देखिए आपका डिस्कशन हम अच्छे तरीके से कराएंगे, क्योंकि कट गया था आगे ना, तो नहीं हो पा रहा था। चलिए कोई बात नहीं, 43 से देखेंगे हम। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब इसमें देखिए पूछा गया है कि उपरोक्त कथनों में से सही क्या है, चुन करके बताइए। देखिए, वे पदार्थ जो ऊष्मा को आसानी से स्वयं से होकर गुजरने देते हैं कुचालक कहलाते हैं। ये देखिए आपका असत्य आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए दोस्तों, कुचालक नहीं बल्कि वो सुचालक कहलाते हैं। क्लिनिकल थर्मामीटर में तापमान की परास 32 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस तक होता है, तो ये देखिए आपका असत्य हो जाएगा दोस्तों। क्लिनिकल थर्मामीटर की जो तापमान होता है परास का जो है 35 डिग्री से लेकर जो है 42 डिग्री सेल्सियस तक होता है। तो आंसर आपको देखेंगे दोनों कथन हमारा जो है सही नहीं है, दोनों गलत हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं, यानी हमारा गलत आंसर क्या है? ठीक है, देखिए एमीटर की बात करते हैं विद्युत धारा बिल्कुल सही होगा, याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। एमीटर विद्युत धारा। वोल्टमीटर की बात करते हैं विभवांतर, ये देखिए सही है। और पोटेंशियोमीटर की बात करते हैं विद्युत वाहक बल, ये भी देखिए आपका सही है। गैल्वेनोमीटर की बात करते हैं विद्युत प्रतिरोध, ये देखिए आपका असत्य हो जाएगा, है ना। गैल्वेनोमीटर एक उपकरण है जिसका उपयोग विद्युत परिपथ में छोटी विद्युत धाराओं का पता लगाने और मापने के लिए जो है काम में आता है। आगे बढ़ते हैं। जिस विलयन में कोई पदार्थ एक सीमा के बाद और अधिक न घोला जा सके, ऐसा विलयन निम्नलिखित में से क्या कहलाता है? दोस्तों, ऐसा विलयन की बात करते हैं तो संतृप्त विलयन कहलाता है। इसका उत्तर हो जाएगा ए, संतृप्त विलयन हम बोलते हैं, इसको याद रखिएगा। दो परमाणुओं को समस्थानिक कहा जाता है यदि, दो परमाणुओं को समस्थानिक कहते हैं यदि उनकी परमाणु संख्या समान परंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न हो। उनकी परमाणु संख्या समान परंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न हो। निम्नलिखित में से सर्वाधिक और न्यूनतम अभिक्रियाशीलता वाला युग्म कौन सा है? इसका आंसर क्या होगा बताइएगा। देखिए, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी होगा, पोटेशियम और गोल्ड होगा। क्या होगा आंसर? पोटेशियम और गोल्ड। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो डी हमारा जो है 47 का हो जाएगा। आवर्त सारणी में लिथियम से सीजियम की ओर जाने पर क्षार धातुओं का घनत्व सामान्यतः पूछ रहा है। आवर्त सारणी में लिथियम से सीजियम की ओर जाने पर क्षार धातुओं का घनत्व सामान्यतः, तो ये हो जाएगा बढ़ता है दोस्तों, है ना। इसका उत्तर हो जाएगा बी, बढ़ता है। अगला है कि स्थिर आयतन पर किसी निश्चित मात्रा वाली गैस का दाब उसके परम ताप के समानुपाती होता है। यह निम्नलिखित में से कौन सा नियम है? दोस्तों, यह नियम की बात करते हैं तो गैल-लुसेक का नियम हो जाएगा। इसका उत्तर हो जाएगा सी, गैल-लुसेक का नियम जो है सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों, आप सभी की डिमांड पे देखेंगे तो दृष्टि साइंस जो आपका क्विक बुक है इसका जो है बैच लॉन्च कर दिया गया है, और आपके डिमांड पे था कि सर इसको बहुत जल्दी लेके आए क्योंकि बहुत आगे जो है एग्जाम भी है। तो ये आपको देखिए दूसरा बैच होने वाला है। इसके पहले जो है नवंबर में कब आपका एक बैच आया हुआ था, आप उसको ज्वाइन किए थे तो आपको भली भांति पता है कि किस तरीके से हम क्वेश्चन करवाते हैं और लेवल क्या होता है। जो आपका सेकंड बैच है उससे बेहतर क्वेश्चन करवाने वाला है, उससे तगड़ा तरीके से। और आप बता दिए आपका यूपीएससी के लिए उपयोगी है, बीपीएससी के लिए है, बिहार दरोगा मेंस के लिए है, पीटी के लिए जो आपका अपकमिंग वैकेंसी है, बिहार पुलिस के लिए, मद्य निषेध के लिए है, बीएसएससी के लिए है, रेलवे के लिए है, यूपीएसआई, एसएससी, उसके बाद यूपी ट्रिपल एससी, मतलब सभी एग्जाम के लिए आपको पता है कि डिस्ट्रिक्ट क्विक बुक कितना बेहतर होता है। अब यहाँ पे अगर हम किताब की बात करते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये आपका सामान्य विज्ञान डिस्ट्रिक्ट क्विक बुक है। ये आपका 7वां सरण है, जो कि 7वां संस्करण है। ये आपका नया किताब निकाला गया है मार्केट में। कैसे हम टेस्ट कराते हैं पहले ये जान लीजिए। फी की बात करते हैं तो मात्र 100 रुपये रखा गया है और 50 दिन आपको जो है टेस्ट करवाएंगे। एक सेट की बात करते हैं तो एक सेट आपको जो है 2 रुपये का पड़ता है। ठीक है, 2 रुपये का आपका एक सेट पड़ता है। आप समझ लीजिए कितना आपका अधिक पैसा लग रहा है। अगर हम टेस्ट की जानकारी की बात करते हैं, डेली आपको जो है 4-5 पेज देंगे पढ़ने के लिए। किताब में देखें जो किताब दिया गया थ्योरी वाला पार्ट, देखिए किसी भी किताब खत्म करने के लिए आप अगर होमवर्क थ्रू पढ़ते हैं तो आपका पता भी नहीं चलता है, आप किताब भी धीरे धीरे जो है खत्म कर देते हैं 50 दिनों में, और आपका साइंस बहुत तगड़ा हो जाएगा जिस तरीके से हम करवाते हैं।
जैसे लूसेंट की बात करते हैं तो लूसेंट का भी आपका 1 महीना बाद 4th बैच आने वाला है। पहले हम इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। डेली 5 पेज देंगे पढ़ने के लिए, उसी 5 पेज में से आपको जो है होमवर्क से आपको जो है 100 क्वेश्चन का टेस्ट कराएंगे। क्वेश्चन बहुत तगड़ा तरीके से होने वाला है। टेस्ट आपको जो है क्विज बोर्ड से होगा, टेलीग्राम पे टेस्ट होगा, रैंक लिस्ट मिलेगा। देखिए रैंक लिस्ट से आपको फायदा ये होता है कि आपसे आगे कौन कौन चल रहा है, आपसे पीछे कौन कौन चल रहा है, आपसे ये अंदाजा लगता है। अगर आपका आज 50 स्कोर आया है 100 में से, तो आप कॉल कोशिश करेंगे कल अगले दिन कि हमारा इसे 60 क्वेश्चन सही हो, 65 क्वेश्चन सही हो। तो इससे क्या होता है कि मोटिवेशन मिलता है। डेली आपको 100 क्वेश्चन का पीडीएफ मिलेगा। एक आपको दूसरा पीडीएफ होता है आंसर हाईलाइट पीडीएफ। हाईलाइट से आपको फायदा ये होता है कि आपके पास समय कम है, आप कहीं बैठे हैं या फिर कहीं दूर दराज हैं, तो आप पीडीएफ खोलकर जो है क्वेश्चन पढ़ करके बगल में आंसर रहता है तो आप रिवीजन कर सकते हैं। और टेस्ट की बात करते हैं, टेस्ट जो आपका बैच है ये आपका 8 मई से जो है आपका बैच शुरू हो जाएगा। आज हमारा जो है 1 मई है, ठीक है। तो आज से आपका जो है एडमिशन शुरू हो गया है 1 मई से। आप फटाफट ज्वाइन कीजिए। और टेस्ट की टाइमिंग की बात करते हैं 9 PM, जो कि आपका इसके पहले जो आपका फर्स्ट बैच था वो भी आपका 9 PM में ही था। 50 दिन में जो है आपका बैच समाप्त करेंगे हम, और जो बैच हम शुरू करते हैं वो खत्म भी करते हैं, यानी कि बीच में हम रोक देते हैं, ऐसा नहीं है। जो लोग हमसे पहले ज्वाइन हो वो पता है। अब देखिए कैसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए QR दिया गया है, इस QR को आप स्क्रीनशॉट लीजिए, आप इसको स्कैन कीजिए। स्कैन करने के बाद आपको कितना पेमेंट करना है, मात्र आपको जो है 100 रुपये पेमेंट करना है। और पेमेंट करने के बाद घबराइएगा नहीं। बहुत लोग क्या करते हैं, पेमेंट करने के बाद तुरंत कॉल करते हैं। मेरे भाई समय दीजिए, बहुत लोग पेमेंट करेंगे, सबको डील करने में टाइम लगेगा। यहाँ पे लिखा गया है QR पे ही पेमेंट कीजिए। पेमेंट करने के बाद 638709 मतलब 8070 पे जो है व्हाट्सअप कर दीजिए पेमेंट का स्लिप। आपको 12 से 1 सेकंड रुकिएगा, यहाँ पे देखिए आपको जो है 12 से 24 घंटे के अंदर जो है ग्रुप में ऐड कर लिया जाएगा, ठीक है। और इतना जान लीजिए कि आप इतना कर लेते हैं ना, तो आपके पास पूरा 50 पीडीएफ रहेगा, पूरा 5000 क्वेश्चन का कलेक्शन रहेगा, साथ में आपका हाईलाइट पीडीएफ भी रहेगा। तो आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं, आप एक बार इस किताब खत्म कर लीजिए। ये आपका बहुत तगड़ा किताब है, इससे बाहर देखिए कोई भी आपका क्वेश्चन नहीं जाएगा, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। तो ज्वाइन कीजिए फटाफट, आप अपना जो है साइंस बेहतर कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न क्या है देखेंगे। 50 नंबर प्रश्न यहाँ पे दिया गया है। देखिए लिखा गया है कि जीवों में जनन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और इसमें देखिए सत्य पूछा गया, नहीं सही हमारा प्रश्न पूछा गया है, ठीक है। सही प्रश्न हमारा क्या है, जैसे जीव केवल लैंगिक जनन करते हैं, ये देखिए आपका सत्य हो जाएगा। जीव केवल अलैंगिक जनन करते हैं, ये भी देखिए असत्य हो जाएगा। और जीव लैंगिक तथा अलैंगिक दोनों प्रकार के जनन करते हैं, ये देखिए आपका सही है। जीवों के लिए लैंगिक जनन अलैंगिक जनन से अधिक लाभकारी है, ये देखिए सही है। तो 3 और 4 जो है इसका सही उत्तर होगा। प्रोटिस्टा किंगडम के अंतर्गत किस प्रकार की पोषण विधि पाई जाती है। प्रोटिस्टा किंगडम के अंतर्गत किस प्रकार की पोषण विधि जो है पाई जाती है, तो स्वपोषी तथा परपोषी दोनों होगा। क्या होगा आंसर, स्वपोषी तथा परपोषी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इसे साइंस का प्रश्न है। लिखा गया है कि माइक्रोप्लाज्मा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। माइक्रोप्लाज्मा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। सही हमारा क्या है इसको बताना है। तो कि इसमें कोशिका भित्ति पूर्णतः अनुपस्थित होती है, बिल्कुल सही हो जाएगा। यह सबसे छोटी जीवित कोशिकाएं हैं जो ऑक्सीजन के बिना भी जीवित रह सकती है, भी सही है। और क्या दिया है, कई माइक्रोप्लाज्मा प्राणियों और पादपों के लिए रोगजनक होता है, ये देखिए सही है। इन्हें प्रोटिस्टा किंगडम के अंतर्गत रखा गया है, ये देखिए असत्य उत्तर हो जाएगा। तो पूछा गया है सही क्या है, तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो डी हो जाएगा। 1 2 3 हमारा जो है सही हो जाएगा, 1 2 3 सही होगा। अगला है कि पक्षमाभी प्रोटोजोआ के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। दोस्तों इसका सही आंसर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 53 का, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इनमें एक गुहा ग्रसिका होती है जो कोशिका की सतह के बाहर की ओर खुलती है। इसमें एक गुहा ग्रसिका होती है जो कोशिका की सतह के बाहर की तरफ खुलता है। 53 का जो है ऑप्शन नंबर बी होगा। पादप कोशिका में कोशिका भित्ति निम्नलिखित में से किस पदार्थ की बनी होती है। पादप कोशिका में कोशिका भित्ति निम्नलिखित में से किस प्रकार की बनी होती है, तो ये बनी होती है सेलुलोज की बनी होती है। इसका आंसर हो जाएगा सी, सेलुलोज की बनी होती है, ठीक है। तो आप इसको याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। अगला हमारा देखिए जैसे सूची 1 है और सूची 2 मिलान करके बताना है। चलिए इसको, जब मिलान करने का प्रश्न आता है वीडियो रोक के बनाए कीजिए आप खुद से। इसे लिखा गया क्लोरोफाइसी की बात करते हैं तो हो जाएगा हरे शैवाल। रोडोफाइसी की बात करते हैं तो हो जाएगा लाल शैवाल। और फियोफाइसी की बात करते हैं तो हो जाएगा भूरा शैवाल।
और ब्रायोफाइट की बात करते हैं तो हो जाएगा लीवरवर्ट होगा। ठीक है, तो 55 का आंसर देख लेते हैं। 55 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 2 3 1 4, 2 3 1 4। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ग टेरिडोफाइटा से संबंधित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा वर्ग टेरिडोफाइटा से संबंधित नहीं है? ठीक है, तो देखिए 56 का बात कर लेते हैं तो लीवरवर्ट ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पे डी हो जाएगा, लीवरवर्ट जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे हमारा प्रश्न है कैच मेमोरी का उपयोग किसके लिए जो है किया जाता है, बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए 57 का सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर होगा CPU गति बढ़ाना। क्या होगा? ऑप्शन नंबर जो है 57 का भी हो जाएगा, CPU की गति जो है बढ़ाना। पारिस्थितिकीय शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया है? पारिस्थितिकीय शब्द का जो प्रयोग है सबसे पहले किसने किया है? तो ये किया है हैकल ने किया है। इसका उत्तर हो जाएगा भी हैकल ने, और ये किया है 1866 में किया गया, 1866 में किया गया है। ये जो शब्द है ग्रीक भाषा से संबंधित हो जाता है ना, ग्रीक भाषा। अगला कि पौधों में भोजन बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? पौधों में भोजन बनाने की जो प्रक्रिया है उसको हम क्या कहते हैं दोस्तों? उसको देखेंगे तो हम जो है प्रकाश संश्लेषण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रकाश संश्लेषण। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है सी उत्तर हो जाएगा। नोबेल पुरस्कार की स्थापना किसने किया था? दोस्तों नोबेल पुरस्कार की जो स्थापना है अल्फ्रेड नोबेल ने किया था, और यह पुरस्कार 1901 से भौतिक, रसायन, चिकित्सा, साहित्य और शांति के क्षेत्र में जो है दिया जाता है, जबकि अर्थशास्त्र का जो पुरस्कार है बाद में जोड़ा गया। यह विश्व का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार माना जाता है। गीता किस ग्रंथ का भाग है? सभी को पता है, गीता की बात करते हैं तो महाभारत हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा बी महाभारत। भगवत गीता महाभारत का एक महत्वपूर्ण भाग है जो भीष्म पर्व में आता है। आगे हमारा प्रश्न है निम्न कथनों पर विचार कीजिए, और इसमें बताना है क्या सही है क्या गलत है। तो पढ़ लेते हैं इसको हम। देखिए पूर्ण स्वराज का जो प्रस्ताव है 1929 में पारित हुआ था, बिल्कुल सही है, याद रखिएगा 1929 पूर्ण स्वराज। 26 जनवरी 1930 को पहली बार स्वतंत्रता दिवस जो है मनाया गया है, ये भी देखिए सही है। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ, ये भी देखिए आपका सही है। तो 63 का आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी 1 2 3 सभी हमारा ऑप्शन जो है यानी जो कथन दिया गया है सही है। निम्न कथनों पर विचार कीजिए, बताइए इसमें क्या सही है। तो 64 नंबर है, जैसे विश्व पर्यावरण दिवस जो है 5 जून को मनाया जाता है, बिल्कुल सही हो जाएगा। इसका उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता जो है फैलाना है, ये भी सही है। इसकी शुरुआत 1972 के स्टॉकहोम सम्मेलन के बाद हुआ है, तो ये भी देखेंगे तो सही हो जाएगा। 64 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1 2 3 जो है आपका सही हो जाएगा। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 65 नंबर देख लेते हैं। देखिए ओलंपिक खेल प्रत्येक 4 वर्ष में इसका जो है आयोजन होता है, ये आपका सही है। आधुनिक ओलंपिक की जो शुरुआत है 1896 में हुआ है, ये भी सही है। पहला आधुनिक ओलंपिक एथेंस में जो है इसका आयोजन हुआ है, ये भी देखिए सही है। तो आंसर हो जाएगा डी 1 2 3 सभी ऑप्शन देखेंगे तो सही उत्तर हो जाएगा। दिसंबर 1911 के कांग्रेस अधिवेशन में किसके द्वारा पृथक बिहार के समर्थन में प्रस्ताव जो है लाया गया था? बताइए इसका आंसर क्या होगा 66 का। तो सच्चिदानंद सिन्हा जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे देखेंगे तो बी हो जाएगा, आप इसको भूलिएगा नहीं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और नेक्स्ट हमारा है कि 1607 में बंगाल का गवर्नर बनने के गवर्नर बने बाज बहादुर को किसने कुल खान की जो है कुल खान की उपाधि जो है दिया था? कुल खान। तो इसका उत्तर हो जाएगा ए जहांगीर जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा जहांगीर, जिन्हें कुतुबुद्दीन का खान कोका के नाम से भी जानते थे। ठीक है, नेक्स्ट है निम्न में से किसे फिरंगिया संगीत के रचयिता के रूप में जाना जाता है? फिरंगिया संगीत के रचयिता के रूप में, तो इसका उत्तर हो जाएगा मनोरंजन प्रसाद सिन्हा। मनोरंजन प्रसाद सिन्हा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। और यह भोजपुरी भाषा में रचित एक देशभक्ति गीत है। अगला है कि वाल्मीकि रामायण में बक्सर क्षेत्र के लिए किस शब्द का प्रयोग जो है किया गया है वाल्मीकि रामायण में? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइएगा। देखिए इसका सही आंसर देखेंगे 69 का, तो जैसे हो जाएगा मलध और करुणा। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी ए और बी जो है इसका सही होगा। बिहार राज्य क्षेत्र प्राधिकरण का गठन कब हुआ है? बिहार राज्य क्षेत्र प्राधिकरण का जो गठन दोस्तों कब हुआ है?
तो ये हुआ है 1986 में हुआ है, इसका उत्तर हो जाएगा सी 1986, यानी 31 जुलाई 1986 जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, मिलान करना है, योजना दिया गया है और जारीकर्ता दिया गया है। जैसे 71 नंबर है ना, रुकिएगा, देखिए इसको बनाइएगा दोस्तों। जैसे यहाँ पे गोधाम योजना दिया गया है, गोधाम योजना, तो ये हो जाएगा आपका गोधाम योजना जो है 71 का छत्तीसगढ़ हो जाएगा। भाव्य योजना की बात करते हैं, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय। दिव्यांग शक्ति योजना की बात करते हैं तो आंध्र प्रदेश होगा, तो 71 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 1, 2, 3 जो है सही आंसर होगा। विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2026 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? देखिए हैप्पीनेस के मामले में पूछ रहा है कि भारत को कौन सा स्थान मिला है 2026 में, तो 116वां स्थान है, याद रखिएगा 116वां। चर्चा में रही पुस्तक करुणा द पावर ऑफ कंपेशन का लेखक कौन है? कैलाश सत्यार्थी। क्या होगा आंसर? कैलाश सत्यार्थी, ऑप्शन नंबर जो है इसका बी सही उत्तर हो जाएगा, कैलाश सत्यार्थी सही होगा। हाल ही में आईपीएल के इतिहास की सबसे कीमती फ्रेंचाइजी कौन बनी है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। हाल ही में आईपीएल के इतिहास की सबसे कीमती फ्रेंचाइजी कौन बनी है? तो दोस्तों ये बना है आरसीबी बना है, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु। देश की पहली हाइड्रोजन पावर ट्रेन का जो कि लिखा गया है ऑसिलेशन ट्रायल पूरा हुआ है। देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन कहाँ चलेगा? तो 75 का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी होगा, हरियाणा जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, हरियाणा। निम्न में से 11वां रायसीना डायलॉग का मुख्य अतिथि देश कौन सा है? निम्न में से 11वां रायसीना डायलॉग का जो मुख्य अतिथि की बात करते हैं तो ये हो जाएगा फिनलैंड जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, फिनलैंड। भारत सरकार ने किसके साथ मार्च 2026 में यूरेनियम आपूर्ति का समझौता किया है? यूरेनियम आपूर्ति का, तो ये कनाडा जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, कनाडा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो डी हो, कनाडा हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने जनगणना 2027 के लिए कौन से मैस्कॉट का अनावरण किया है? मैस्कॉट का, देखिए 78 का आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा ए हो जाएगा, प्रगति और विकास होगा, प्रगति और विकास, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने आकाश नई पीढ़ी सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल सिस्टम के उपयोगकर्ता मूल्यांकन परीक्षण पूरा किया है। यह मिसाइल निम्न में से किस कंपनी द्वारा जो है बनाई गई है? दोस्तों ये बनाया गया है, देखेंगे भारत डायनेमिक्स लिमिटेड हो जाएगा, इसका आंसर जो है 79 का डी होगा। करंट अफेयर का प्रश्न है, 2025 में ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत पाकिस्तान संघर्ष विराम वार्ताओं को आसान बनाने में अपनी भूमिका के लिए निम्न में से किस व्यक्ति को राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का विशिष्ट कार्य पुरस्कार दिया है? तो 80 का हो जाएगा रंजीत रिकी सिंह गिल, ऑप्शन नंबर बी। अब 81 मतलब ये सब मैथ का प्रश्न दिया गया है तो इसका आंसर आपको देते हैं, इसका उत्तर हो जाएगा ए, आप इसको बना लीजिएगा। 82 का आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। 83 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे दोस्तों बी हो जाएगा, 720 होगा। और क्या है 84 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 85 की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा। 86 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 87 की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा। इसको बनाइएगा वीडियो रोक करके, ठीक है, आंसर इसलिए दे रहे हैं कि आप वीडियो रोक के खुद से बनाइए। और 88 की बात करते हैं तो 88 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 89 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा। उसके बाद 90 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। द बॉय फेल ऑफ बस एज इट स्टार्टेड मूविंग, तो इसका आंसर हो जाएगा 91 का, बताइए क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा ए हो जाएगा, द बॉय फेल ऑफ हो जाएगा, ठीक है। आइडियम ऑफ फ्रेज देना है, मतलब मेक ए किलिंग, ठीक है, तो 92 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा, मेक मनी क्विकली हो जाएगा, बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है कि ही हैज़ बीन लिविंग इन दिस हाउस डैश 1985, देखिए इसका आंसर हो जाएगा 94 का, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा, सिंस हो जाएगा। ट्रांसलेट करके बताना है कि हॉनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही होगा। लहर किस प्रकार की संज्ञा है? लहर, तो लहर की बात करते हैं तो जातिवाचक हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा बी, जातिवाचक। जातिवाचक संज्ञा शब्द पूछ रहा है,
तो वकील हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा डी वकील। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है द्रव्यवाचक संज्ञा है? दोस्तों द्रव्यवाचक संज्ञा की बात कर लेते हैं, तो सही आंसर हो जाएगा 88 का चमड़ा हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सी। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? एक सेकंड, 98 नंबर है ना, तो यहाँ पे सी ही दिया गया है, इसका उत्तर हो जाएगा माधुर्य हो जाएगा। आखिरी है गुरु शब्द का बहुवचन शब्द क्या है? तो ये हो जाएगा गुरुजन हो जाएगा। 100 प्रश्न मेरा देखिए समाप्त हो गया है और इसमें डिस्कशन वगैरह सब दिया गया है। आप लोग ईमानदारी पूर्वक जो है कमेंट करके बताइए कि आप लोग कितना प्रश्न सही किए हैं। करंट अफेयर के लिए आप लोग के लिए सोच रहे हैं कि जो एडुटेरिया करंट अफेयर है मास्टर वीडियो अपलोड करें ताकि आप अधिक से अधिक रिवीजन कर पाएँ। आप उतना देख लेते हैं तो आपको उससे अधिक जो है कोई भी करंट अफेयर किसी का भी नहीं पढ़ना है, क्योंकि हमने एक एक पेज का निचोड़ दिया हुआ है। ठीक है, निचोड़ एक होता है ना, क्रीम होता है, वो आपको दिया है। तो चलिए आपका स्कोर देखते हैं। और हाँ मेरे भाई, आप लोग अगर मोटिवेट करना चाहते हैं तो कम से कम इस वीडियो पे 1000 जो है लाइक पहुंचा दीजिएगा। सेकंड वीडियो बहुत जल्द हम लेके आएंगे आप सभी लोग के लिए। जय हिंद, जय भारत।